धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें आपके सामने रखने चाहता हूं। आपका प्यार मोहब्बत देखकर मन बहुत खुश होता है, हौसला मिलता है ऐसे हालात में काम करने का। लेकिन जो शिकायतें हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग 2020 के खिलाड़ी नहीं हैं कि हर बॉल पे चौका और छक्का मारेंगे। बहुत सारी खबरें हमारे से छूट जाती हैं। लोग कहते हैं आपने वो खबर नहीं करी, ये खबर क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। दूसरे हमारे पास जो संसाधन है वो हमारा सीमित संसाधन है और हम लोग वो भेड़ बकरियों की तरह खबरें नहीं करना चाहते कि कुछ भी उठाया डाल दिया। खबरों को पहले निकालना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब आपके सामने रखना चाहते हैं। एक जिम्मेदार संस्थान बनना चाहता है धाकड़ खबर, एक जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए आपके सामने दिखना चाहता है। क्योंकि कहते हैं इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए। तो वही हाल पत्रकारिता पे भी होता है कि पत्रकारिता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए कि दिखनी भी चाहिए कि हाँ साफ सुथरी पत्रकारिता की जा रही है। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर की। पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट का हाल आपके सामने रख देते हैं। आपको पता है 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद 24 तारीख की रात से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। उसके बाद से कोर्ट के अंदर भी काम धाम नहीं हो रहे हैं। जो भी काम धाम हो रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे हैं। तो एक महीने का जो आंकड़ा निकला है वो ये कि महज 593 केसों की सुनवाई हुई, 215 केसों का निपटारा हुआ। जी हाँ, 593 मामलों को सुना गया कोर्ट के अंदर और 215 मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आम दिनों से अगर इसकी तुलना करें, जब लॉकडाउन नहीं होता खुला रहता है, तो बताया जा रहा है कि 3,500 मामले एक महीने के अंदर अदालत निपटा देती है। इस दौरान जो ये लॉकडाउन है उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रही है 3 बेंच। जी, 3 बेंच सारे मामलों की सुनवाई कर रही है, जबकि आम दिनों में 16 बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इन मामलों की सुनवाई करती हैं। तो ये एक आंकड़ा था, मुझे लगा कि आपको इससे रूबरू कराया जाना चाहिए। दिलचस्प आंकड़ा है, इस पर नज़र रखनी चाहिए कि आपके देश की अदालतें, कोर्ट किस तरीके से इन हालात में काम कर रही हैं। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ लेने के लिए 2 जज साहिबान जो है वो कार चलाकर सड़क पर दौड़ पड़े। हजारों मील का सफ़र तय करने के बाद उन्होंने अपना वो सफ़र तय किया और बताया जा रहा है कि अब वो चीफ जस्टिस की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको पता है पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते ना ट्रेनें चल रही हैं, ना बसेस चल रही हैं, ना एयरलाइंस वगैरह कुछ चल रहा है। तो उसके चलते इन्हें जो है अपना चार्ज लेना था, तो चार्ज लेने के लिए इन्होंने कार से ही अपनी दौड़ लगा दी। कौन कौन जज साहब हैं, कहाँ कहाँ के क्या बनाए गए हैं, वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जज साहब हैं जिनका नाम है जस्टिस विश्वनाथ समद्धर। इनको जो मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इन्होंने कोलकाता में थे उस वक्त, ये जब इनको ये खबर मिली तो इन्होंने वहीं से कार दौड़ा दी शिलोंग के लिए और वहां पहुंचकर अब ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। इसी तरीके से दूसरे जज साहिबान हैं जिनका नाम बताया जा रहा है दीपांकर दत्ता। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। फिलहाल ये कोलकाता हाई कोर्ट में थे और इन्होंने भी कोलकाता से मुंबई का जो सफ़र है वो कार के ज़रिए पूरा किया। बताया जा रहा है कभी इनके बेटे ने कार चलाई और कभी इन्होंने कार चलाई। हज़ारों मील का सफ़र, 2000 किलोमीटर का लोग बता रहे हैं सफ़र है, वो इन्होंने इस तरीके से पूरा किया है। यानी कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो अपनी ड्यूटी के प्रति इन हालात में कितने सजग हैं इसको भी गौर करना चाहिए, इसलिए खबर आपके सामने रखी है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इन हालात में जो हालात हैं लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते देश में, इसलिए सस्ती दरों पर यानी कि सस्ती कीमत पर कोरोना की जांच किट उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस नज़मी वज़ीरी ने ये फैसला सुनाया। उनका कहना है 3 बड़ी कंपनियों ने जो प्राइवेट क्षेत्र की हैं, यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने 10 लाख किट मंगाई हैं चाइना से और उन किट से जांच की जानी है कोरोना की। लेकिन वो अपनी इन किट्स को महंगे में ना बेचें, वो अपनी इन किट्स को इन तमाम हालात में, क्योंकि हम जानते हैं पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है, तो वो कोई प्रॉफिट के चक्कर में, लाभ के चक्कर में ना रहें, ये इन्होंने कहा है। अब इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हिंदुस्तान अखबार की कटिंग आपके सामने पहले रखता हूँ। वो कह रहे हैं 600 रुपये का ऑर्डर दिया है, जबकि नवभारत टाइम्स यानी कि एनबीटी कह रहा है अदालत ने कहा है कि 400 रुपये का ऑर्डर दिया है। बता दें आपको आईसीएमआर का जो रेट है, आईसीएमआर ने जो रेट फिक्स किया है
वो 600 रुपये का रेट फिक्स किया। इतने बड़े अखबार हाई कोर्ट की खबर के बारे में एक 600 छाप रहा है, एक 400 छाप रहा है, और आईसीएमआर का क्या है वो मैंने आपके सामने बता दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मजदूरों को घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनकी तमाम सुविधा का ध्यान रख रही है। ये कहना है केंद्र सरकार का, यानी मोदी सरकार का। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है मजदूरों को लेकर, जिसमें कहा गया है कि मजदूरों को नगद पैसा दिलाया जाए और उनके लिए तमाम सहूलतें उपलब्ध कराई जाएं। उसी मामले में अब अगली स्टेटस रिपोर्ट, पहले एक रिपोर्ट पेश कर चुकी है केंद्र सरकार, अब दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की है उसमें इस तरीके से सरकार ने कहा कि जी मजदूरों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो सब करा रखा है। ये तो वहीं रोती हुई तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर और तमाम जगह आ रही हैं, लोग बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पैदल हज़ारों हज़ारों मील का सफ़र तय कर रहे हैं, ये तस्वीरें मत देखिए, ठीक है ना। ये तो जैसे आप सुनिए, एक बार क्या हुआ कि एक पेड़ पर दो भूत बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। अचानक एक भूत ने कहा अरे वो देख इंसान, तो दूसरा भूत बोला ये क्या होता है, डरा रहा है हमें। तो वो स्थिति हो गई है। अब इनकी बात ही मत करिए, अब तो बस दूसरी दुनिया की बात करिए। तो एडवोकेट हैं अजय आलोक, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई। उस पर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कोर्ट ने कहा है, गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं यानी कि होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नज़र आ सकते हैं रोज़ाना की भांति, वो जो हैं इस मामले में कोर्ट में इन्होंने कहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत हमने हर गरीब के खाते में धन भिजवा दिया, धन ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए अब उसे कोई दिक्कत नहीं है और खान पान का हम तमाम जगह उनका इंतज़ाम करा रहे हैं, इसलिए मज़दूरों को घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीमार मां की सेवा करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए कोर्ट ने संगीन अपराध में बंद एक कैदी को रिहाई दे दी है और लंबी रिहाई दी है। हाई कोर्ट से खबर आ रही है, यहाँ की एक जस्टिस हैं जस्टिस आशा मेनन, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है विनय नाम का एक आरोपी नशे का कारोबार करने के चलते एनडीपीएस के तहत बंद था। कई बार वो अपनी पिटीशन लगा चुका था ज़मानत के लिए, लेकिन उसको ज़मानत नहीं दी गई। अब उसके वकील ने और उसने एक नई पिटीशन लगाई और उसमें कहा कि देखिए इसकी माँ का कई साल पहले एक्सीडेंट हो गया, वो विकलांग हो चुकी हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें कि दिव्यांग हो गई हैं, तो वो अब चल फिर नहीं पाती हैं। उनकी जो बहू है वो लॉकडाउन से पहले अपने मायके चली गई थी, वो वहीं फंस गई है, वो वापस नहीं आ पाई है, इसलिए विनय को ज़मानत दिया जाना ज़रूरी है ताकि वो अपनी माँ की सेवा कर सके। तो इन्होंने उसको ज़मानत दे दी, 45 दिन की ज़मानत दी, कहा कि अपना फ़ोन नंबर वगैरह नोट करा के जाए जेल के पास, तिहाड़ जेल में, और उसके बाद इसको वापस आके टाइम से सरेंडर करना होगा। अब यहाँ मुझे खबर याद आ रही है, बिजनौर का कोई लड़का था जिसने कहा कि दी मेरे पिता जो है क्वारंटाइन कर दिए गए हैं, हमारी फल की दुकान बंद है, मेरे परिवार के सामने भुखमरी हो जाएगी, मुझे ज़मानत दी जाए। तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, तुझे ज़मानत भी दे दें तो दिल्ली से बिजनौर जाएगा कैसे, लॉकडाउन है। इसके मामले में हमारे पास खबर नहीं है कि क्या ये दिल्ली का ही है, ये बाहर का ही है, लेकिन इसके माँ का जो ग्राउंड बनाकर इसको ज़मानत दी गई है वो उसके साथ क्यों नहीं किया गया। क्या फ़र्क अदालत में भी कुछ दिखता है या वकील जो है ढंग से पैरवी नहीं कर पाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दंगे की एफआईआर में नाम है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दे सकते और तुम दूसरों को दी गई जमानत का आधार भी नहीं बना सकते हो। कड़कड़डुमा जो दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ जो है एक शख्स ने जिसका नाम है सलीम अहमद, उसने ज़मानत के लिए पिटीशन डाली थी और कहा था कि जी कांग्रेस की जो पार्षद हैं इशरत जहां और तमाम कई लोग हैं उनको ज़मानत दी गई हैं, मुझे भी ज़मानत दे दी जाए, और लेकिन कोर्ट ने उसको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। बता दें आपको, फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे और दंगे हुए थे वो दिल्ली के जमनापार इलाके में, और उसकी आग धीरे धीरे फैलते फैलते बहुत बड़े इलाके में चली गई थी। उसमें से खुरेजी भी एक इलाका था, वहाँ पे एक पुलिस वाले ने आरोप लगाया था कि साहब मेरे ऊपर पब्लिक ने हमला कर दिया है। उसमें कांग्रेस की निगम पार्षद जो हैं, पूर्व निगम पार्षद इशरत जहाँ हैं और कई और लोग शामिल हैं और मैं किसी तरीके से जान बचा के वहाँ से भागा हूँ। उसके बाद इन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उसी में इसका सलीम अहमद का भी नाम एफआईआर में है। तो कोर्ट ने कहा है भैया पुलिस पर हमला करोगे, सरकारी काम में बाधा पहुंचाओगे, एफआईआर में तुम्हारा नाम है और ज़मानत मांगोगे तो ज़मानत दी नहीं जाएगी। दूसरे लोगों को ज़मानत दिए जाने को आधार बनाओगे तो भी ज़मानत नहीं दी जाएगी। कोर्ट का जज साहब का विवेक है, किसे ज़मानत दें किसे ज़मानत ना दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
स्कूल के शिक्षा कर्मचारियों का भुगतान करे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशन में देखरेख में एक स्कूल चलता है दिल्ली के अंदर, जिसको गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ का पूरा स्टाफ यानी कि जितने भी टीचर्स हैं और तमाम स्टाफ वो पहुँच गए हाई कोर्ट और उन्होंने कहा साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारा भुगतान नहीं कर रही है, हम काफ़ी परेशान हैं। पूरी सुनवाई हुई तो जस्टिस विपिन संधि और जस्टिस SD सहगल की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई करने के दौरान जो स्कूल प्रबंधक है उसने अपनी तमाम चीज़ें रखी, कहा कि आर्थिक दिक्कतें हैं, हम इनका भाई भुगतान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया हम नहीं जानते, 2 हफ्तों के भीतर इनका तमाम भुगतान कर दो, जितना इनका पैसा बाकी है उतना। अब देखेंगे कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या प्रबंधक कमेटी इनका भुगतान करती है या इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है। इंसाफ इतना आसान थोड़ी है जी, भुगतान पाना। अभी तो हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े, इतना आसान नहीं है चीज़ें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य कर्मियों की भी जांच कर सकती है केंद्र की जांच एजेंसी CBI। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बिहार के एक IAS अफसर के मामले में फैसला सुनाया गया। बताया गया है कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ का एक घोटाला हुआ और वो घोटाले के तार जाकर जुड़े औरंगाबाद के DM से। CBI औरंगाबाद के DM से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार उसके खिलाफ पहुंच गई कोर्ट में। लेकिन बिहार सरकार उसके खिलाफ पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और कहा कि CBI जो है हमारी परमिशन के बगैर, यानी कि बिहार सरकार की परमिशन के बगैर हमारे जो अधिकारी हैं उससे पूछताछ नहीं कर सकती है। इस पर कोर्ट ने जम के लताड़ा बिहार सरकार को, कहा कि क्यों नहीं कर सकती है, शर्त एक है, कर सकती है अगर वो घोटाला केंद्र सरकार के किसी उपक्रम से जुड़े हुए है, उसके कर्मचारी से जुड़े हुए हैं, तब कर सकती है। इसमें साफ दिख रहा है जो CBI बता रही है कि दिल्ली में जो घोटाला हुआ उसमें आपके DM की अहम भूमिका है, तो इसलिए वो जांच करने के लिए आपकी परमिशन की मुस्तहिक नहीं है, यानी कि वो आपसे अनुमति लेने के लिए विवश नहीं है, बाध्य नहीं है, वो पूछताछ कर सकती है ये। और कहा है कि 1996 में, फरवरी 1996 के अंदर बिहार सरकार ने तो खुद एक आदेश ऐसा ही जारी कर दिया था कि जो CBI है वो किन किन मामलों में जांच कर सकती है और किन किन मामलों में जांच नहीं कर सकती। उसमें साफ लिखा हुआ है कि केंद्र से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें जांच कर सकती है राज्य सरकार के अधिकारियों से। तो आप कैसे विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले को आप समझिएगा, ये लागू होगा जाकर बंगाल पे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी जो है केंद्र सरकार की एजेंसियों को अपने अधिकारियों से जांच नहीं करने देती है। तो क्या ये फैसला नज़ीर बनेगा बंगाल के लिए, और क्या ये नज़ीर बनवाने के लिए फैसला आया है, या ये महज इत्तेफाक है कि बिहार का फैसला आ गया और इसके बाद बंगाल की भूमिका हमारे सामने है, वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जाएगा। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भत्ते में हुई कटौती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं रिटायर्ड आर्मी मेजर। जी हां, रिटायर्ड आर्मी मैन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की है, जिनका नाम मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया है। उनका कहना है साहब मैं तो कैंसर पीड़ित हूँ, 69 साल का हो चुका हूँ, पेंशन के अलावा मेरे पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, और सरकार जो है जो TA देना था उसको, TA का जो एरियर मुझे मिलना था अप्रैल में, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है। मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं, उनका कैसे होगा, इसलिए जो सरकार ने रोक लगाई है महंगाई भत्ते पर रोक ना देने की, वो दिलवाए जाएं सरकार से। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा, और मौका लगा तो इन जो ये मिस्टर गुलेरिया हैं, मेजर गुलेरिया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन के बाद खुद ही अदालतों में शुरू कराई जाए सुनवाई, ये कहा है बार एसोसिएशन ने। बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन दाखिल की है कोर्ट के अंदर और उसमें कहा है ठीक है लॉकडाउन के चलते आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा रही है, लेकिन ये सिलसिला जब 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद जारी ना रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा जाए, तमाम चीज़ों का लिहाज रखा जाए, सैनिटाइज कराया जाए, उन तब चीज़ों की प्रक्रिया का पालन करते हुए खुली अदालत में, यानी जैसे पहले सुनवाई हो रही थी कि दोनों पार्टी के वकील हैं वो जज के सामने आके खड़े हो जाते हैं, दोनों पार्टियां भी आ जाती हैं और जज साहब सुनवाई करते हैं, उसी तरीके से सुनवाई होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं होनी चाहिए। इस पर कोर्ट क्या फैसला लेगी अभी हमारे पास जानकारी है नहीं, लेकिन इन्होंने अर्जी दी है तो इनसे भी कोशिश करेंगे कि जो जज साहिबान इस तरीके की मांग कर रहे हैं उनकी मांग के पीछे आखिर आधार क्या है और उन्हें दिक्कतें क्या हैं और क्या उनको डर नहीं लगता है कोरोना से।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।